हेलो गाइस। तो हम लोग देख रहे हैं अपना पीटी 365 पॉलिटी की देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया कि इससे आपका दिसंबर तक का जितना भी पॉलिटी का करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस पीटी 365 से आ जाते हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो हम लोग ने 2 टॉपिक देखे थे, अब थर्ड देखेंगे, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। एक और सजेशन है कि आप लोग, जैसे कि मैं बार बार जो पॉइंट्स रिवाइज कराती हूँ आपको कि ये वाला मतलब इम्पॉर्टेंट है, तो आप कुछ कुछ चीज़ें एक एक लाइन में नोट कर लीजिए, उसको रिवीजन करिए, तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वो आपको याद रहेगा, है ना। एक बार पढ़ने से हमें नहीं याद रहता है, हमें कई बार उसको रिवाइज करना चाहिए। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में उसको नोट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत छोटे पॉइंट्स में नोट कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो कौन सा है, कौन सा केस है, ठीक है। और फिर उसको बहुत बार रिवाइज करिए तो आपको अच्छे से याद रहेगा। तो अपना टॉपिक देखते हैं, थर्ड 2 कर लेते हैं हमने, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो हम इसको ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा टाइम में जल्दी जल्दी भी निपटा देंगे। बट ये है कि आपको पसंद आए तो आप मुझे बताइए, है ना। अगर ज़्यादा लोग देखेंगे तो हम इसको जल्दी कर लेंगे, है ना। अब देखते हैं, हाल ही में भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक, ठीक है, 2020 नाम से एक गैर सरकारी विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया। तो क्यों न्यूज़ में है समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्योंकि एक विधेयक लाया गया, समान नागरिक संहिता विधेयक 2020, ठीक है। कैसा था? एक गैर सरकारी विधेयक था। कहाँ पेश किया गया? राज्यसभा में। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया बिल। अब देखेंगे क्या है यूसीसी, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का आशय एकल कानून से है जो भारत के सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, अभिरक्षा, कस्टडी, दत्तक ग्रहण, एडॉप्शन और विरासत, इनहेरिटेंस के संदर्भ में एक समान रूप से लागू होगा। देखिए, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, शब्दों पर ध्यान देकर पढ़िए, क्योंकि जो हमारी मिस्टेक होती है कि हमें लगता है हम पढ़ते बहुत है पर नहीं होता, बिकॉज क्योंकि हम बहुत ध्यान से उसको नहीं पढ़ते हैं, ये हमारी कमी हो जाती है। तो देखिए, क्या होता है ना कि अलग अलग धर्म में अलग अलग अपने अपने कानून होते हैं, कि विवाह के कानून होते हैं, तलाक के कानून, अलग तरीके से तलाक दिया जाता है, ठीक है। कैसे संपत्ति दी जाएगी उसके अलग कानून होते हैं। तो ऐसा ना हो एक ही कानून हो हर किसी के लिए भारत में, ठीक है। उनके एकल कानून हो, ठीक है, भारत में। किसके लिए? भारत के जितने भी नागरिक हैं, उनके जो व्यक्तिगत मामले हैं, व्यक्तिगत मामलों में क्या आता है? जैसे विवाह, शादी, ठीक है, तलाक, शादी से हो गया तलाक, याद रखिए। तलाक के बाद दत्तक ग्रहण, एडॉप्शन, ठीक है। विवाह, तलाक, एडॉप्शन तो साथ में ही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अभिरक्षा, कस्टडी, याद रखिए। उसके बाद विरासत, ठीक है, इनहेरिटेंस, ठीक है। बच्चा हो गया तो फिर उसको विरासत दी जाएगी। इस तरीके से इनहेरिटेंस के 4-5 वर्ड याद रखिए। इसके संदर्भ में एक समान रूप से लागू होगा, मतलब इन सब के एक ही कानून हो नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों के। समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रावधान संविधान के आर्टिकल 44 राज्य की नीति सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हमारे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, मतलब जो नीति निर्देशक तत्व हैं कि राज्य को नीति बनाते समय इन निर्देशकों को ध्यान रखना है, इन निर्देशों को ध्यान रखना है, उसमें है आर्टिकल 44, जिसमें कहा गया है कि समान नागरिक संहिता की बात की गई है, तो ये आर्टिकल याद रखिए। इस प्रकार यूसीसी संविधान के गैर न्यायिक भाग के अंतर्गत आता है। मतलब जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनको, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ये जो डीपीएसपी का अगर आपका हनन हो रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो राज्य के लिए निर्देश हैं, जब तक उस पर कानून न बनाया जाए। तो एक तरीके से ये गैर न्यायिक भाग के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो जो यूसीसी है वो अभी तक संविधान के गैर न्यायिक भाग के अंतर्गत आता है। इसके हनन पर आप कोर्ट नहीं जा सकते, है ना। साथ ही व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। एक इंपॉर्टेंट, जो पर्सनल लॉज होते हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची मतलब कि राज्य और केंद्र उस पर दोनों कानून बना सकते हैं। अब यूसीसी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। स्वतंत्रता से पहले 1840 की लेक्स लोकी रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने पहली बार अपराध, साक्ष्य और अनुबंधों के लिए एक समान कानून को अपनाया था, ठीक है। तो लेक्स लॉकी की रिपोर्ट में, ठीक है, 1840 में क्या है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार जो अपराध है, साक्ष्य और अनुबंधों के लिए एक समान कानून को अपनाया गया था। हालांकि हिंदू और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को जानबूझकर इसके दायरे से बाहर रखा गया था। जो हिंदू और मुस्लिम थे उनके पर्सनल लॉ को बाहर रखा गया। 1941 में ब्रिटिश सरकार ने बी एन राव समिति का गठन किया था। तो उन्होंने बनाई थी बी एन राव समिति। इस समिति का गठन हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने तथा महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने के लिए किया गया था। कि मतलब देखिए, धर्म में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे भी कानून होते हैं जो महिलाओं के लिए बहुत उनको पिछड़ा बनाते हैं।
तो इसलिए भी मांगा जाता है कि हमें भैया समान नागरिक संहिता हो। तो मतलब सब में होता है, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रही, बहुत सभी धर्मों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये बनाई गई थी समिति के कानून को संहिताबद्ध करने और महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने के लिए किया गया। ठीक है, कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिया जाए। फिर स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित मौलिक अधिकारों पर उप समिति ने माना कि यूसीसी को मौलिक अधिकारों के दायरे के अधीन लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये माना गया। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी अध्यक्षता में जो मौलिक अधिकारों पर उप समिति थी, उसने माना कि जो यूसीसी है उसको जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके दायरे के अधीन लागू नहीं किया जा सकता। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत अंतर धार्मिक विवाह को मान्यता दी गई। तो इसके तहत क्या है, अंतर धार्मिक विवाह को मान्यता दी गई। ठीक है, दूसरे धर्म विवाह कर सकते हैं। 1955-56 की अवधि के दौरान 4 हिंदू कोड बिल पारित किए गए। तो 4 हिंदू कोड बिल लाए गए। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में भी यूसीसी का समर्थन किया गया है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रख लीजिए, आ सकते हैं लैक्स लॉ की रिपोर्ट से क्या हुआ। ठीक है, इसके बाद BN राव समिति किस लिए थी, हिंदू कानून का संहिताबद्ध करने के लिए। ठीक है, इसके बाद विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया। फिर 1955-56 में 4 हिंदू कोड बिल पारित हुए। ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रखिए। ठीक है, फिर हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 44 में दिया हुआ है समान नागरिक संहिता, और ये समवर्ती सूची में आता है पर्सनल लॉज। ठीक है, अब आगे का देखते हैं। भारत में व्यक्तिगत कानून की वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान समय में भारत में अलग अलग धार्मिक समुदाय के लिए पृथक व्यक्तिगत कानून है और वे कानून ही उन पर लागू होते हैं। इन्हें कानून के अलग अलग उपबंधों, नियमों, विनियमों आदि के माध्यम से कई वर्षों में संहिताबद्ध किया गया है। अभी क्या है कि अलग अलग धर्म के अपने अलग अलग व्यक्तिगत कानून हैं, उसी के अनुसार मतलब चलता है उनका। ठीक है, वही कानून पर लागू होते हैं। इन्हें कानून के अलग अलग मतलब नियम, उपनियमों आदि के माध्यम से संहिताबद्ध इनका कोडिफिकेशन किया गया है अलग अलग नियमों के हिसाब से। उदाहरण के लिए हिंदू पर्सनल लॉ को 4 कानूनों में संहिताबद्ध किया गया है। जो हिंदू पर्सनल लॉ है उसको 4 कानूनों में संहिताबद्ध किया गया है। वो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षता अधिनियम 1956। ठीक है, और हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956। ये 4 लॉ है। इन कानूनों में हिंदू शब्द के अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध भी शामिल है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनमें हिंदू वर्ड में सिख, जैन, बौद्ध भी आ जाते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं को भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत 1937 और मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 जैसे कानूनों में स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो कुछ मुस्लिम पर्सनल लॉ है। ठीक है, तो उनके कुछ अधिनियम है जिससे इनको मान्यता प्राप्त है। यहाँ पे फुल फॉर्म दिया था, हिंदू मैरिज एक्ट, द हिंदू सक्सेशन एक्ट, द हिंदू माइटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। इसके बाद यूसीसी के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय क्या है। देखिए, शाहबानो केस था 1985 का। इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा माध्यम जो राष्ट्रीय सद्भाव विधि के समक्ष समता को बढ़ावा देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में कहा था कि सरकार को मतलब एक समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि विधि के समक्ष समता होगी, मतलब सब लोग समान होंगे मतलब कानून के सामने। सुश्री जॉर्डन डेंगरे बनाम SS चोपड़ा वाद 1985। इस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा विवाह और तलाक के लिए समान नागरिक संहिता तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया था। ठीक है, इसके बाद सरला मुदगल वाद हुआ था 1995 में। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संसद द्वारा यूसीसी का निर्माण करने की आवश्यकता को दोहराया था। तो उच्चतम न्यायालय ने संसद से कहा था कि यूसीसी का निर्माण करें। उच्चतम न्यायालय के अनुसार एक वैचारिक अंतर्विरोधों को दूर करके राष्ट्रीय एकीकरण में मदद मिलेगी। इससे राष्ट्रीय एकीकरण में मदद मिलेगी। तो थोड़े से केस भी याद रखने होते हैं। आप शाहबानो केस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, तो आप उसको ही ध्यान रख सकते हैं। भारत में कुछ पंथ निरपेक्ष कानून भी है, उदाहरण के लिए। ठीक है, जैसे विशेष विवाह अधिनियम 1954, जिसके तहत अंतर धार्मिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है, मतलब कि सबके लिए है ये। इसके अतिरिक्त संरक्षण और प्रतिपाल अधिनियम 1890 अभिभावकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है ये। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, जो अभिभावक होते हैं उनके अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है।
वर्तमान में गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। तो अगर पूछा जाए कि कहीं पर लागू है, हाँ, गोवा में है। 1961 में भारत द्वारा गोवा को अपने नियंत्रण में लेने के बाद भी पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 को यहाँ जारी रखा गया था। यह संहिता सभी गोवा वासियों पर लागू होती है, चाहे वे किसी भी धार्मिक और जनजातीय समुदाय के हों। हालांकि पुर्तगाली संहिता पूर्ण रूप से एक यूसीसी नहीं है, मतलब एक पूरी तरह से यूसीसी नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम रिवाइज करेंगे, ठीक है, यूसीसी के बारे में कि अभी एक बिल लाया गया है, गैर सरकारी विधेयक, ठीक है। तो ये क्या है, यूसीसी क्या है, एक कानून होना चाहिए नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों के लिए। हमें ये आर्टिकल 44 में दिया गया है, नीतिशक तत्वों में समान नागरिक संहिता, ये एक समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। कुछ समिति याद रखिए, BN राव समिति हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए बनी, ठीक है। कुछ विशेष विवाह अधिनियम, कुछ चीज़ें आप याद रखिए, ठीक है। हिंदू कोर्ट बिल हैं 4। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को बनाना चाहिए समान नागरिक संहिता, ठीक है। और हिंदू वर्ड में आ जाता है हमारा सिख, बौद्ध, जैन तीनों आ जाते हैं। और गोवा एक ऐसा एकमात्र राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हेट स्पीच। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने पिछले 7 वर्षों में हेट स्पीच के लिए दर्ज कानूनी मामलों में लगभग 500% की वृद्धि की बात की है, ठीक है। तो मतलब जो हेट स्पीच है उसके मामले बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? अब देखिए कि मतलब जो इंटरनेट पे कितनी सारी साइट्स हैं, किसी पे भी आके कोई भी कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो इस कारण से हेट स्पीच के मामले बढ़ रहे हैं। हेट स्पीच के बारे में, हेट स्पीच को भारत के किसी भी कानून के तहत परिभाषित नहीं किया है, मतलब अभी किसी कानून में इसकी परिभाषा नहीं दी गई कि व्हाट इज़ हेट स्पीच, है क्या ये। हेट स्पीच आमतौर पर व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ घृणा को बढ़ाने वाला वक्तव्य होता है। मतलब कि अगर आप किसी एक समूह के खिलाफ ऐसा घृणा बढ़ाने वाला कोई बात कहते हैं तो वो हेट स्पीच में आता है। हेट स्पीच के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धाराओं जैसे 153A, 295A आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कुछ IPC की धारा लगती हैं, याद रखिए कौन सी। हेट स्पीच को अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इन रूपों में चित्र, कार्टून, मीम्स, वस्तुएं, हाव भाव, प्रतीक चिन्ह शामिल है। अब ऐसा नहीं कि आपने बोला तो ही वो हेट स्पीच माना जाएगी। आपने कोई कार्टून, मीम्स, कुछ ऐसा बनाया तो भी। इसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से प्रसारित किया जा सकता है, ठीक है। ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है कि ऐसा किसी के खिलाफ भाषण दे दिया या ऐसा कुछ। अब हेट स्पीच से संबंधित कानून, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान। संविधान का अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो जो आर्टिकल 19(2) है वो क्या करता है, सारे नागरिकों को देता है कि वो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब वो अपनी अभिव्यक्ति जैसे चाहे कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उन्हें अधिकार है। हालांकि इस अधिकार पर अन्य बातों के साथ साथ लोक व्यवस्था, सदाचार और नैतिकता के संरक्षण हेतु युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। बस पे कुछ प्रतिबंध है कि लोक व्यवस्था के आधार पर, ठीक है। अगर लोक व्यवस्था खराब हो रही है किसी के बोलने से, सदाचार या नैतिकता खराब हो रही है, तो ये 3 वर्ड याद रखिए, लोक व्यवस्था, सदाचार और नैतिकता। मैंने आपको बताया शब्द महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि तभी हमें पढ़ा हुआ जब हम नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि हमने उसे ध्यान से नहीं पढ़ा। तो उस पर अगर ये सारी चीज़ हो रही है तो उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भारतीय दंड संहिता IPC 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 की विभिन्न धाराओं जैसे कि 153A, 153B, 298 आदि हेट स्पीच के विरुद्ध प्रावधान करती है। तो ये धाराएं क्या बताती हैं, हेट स्पीच के विरुद्ध प्रावधान करती है। ये ऐसे भाषण शब्दों से संबंधित है जो उपद्रव उत्पन्न कर सकती हैं। कभी पता है ऐसे ये भी आ जाता है कि ये आर्टिकल में क्या बोला गया है, ठीक है, या आर्टिकल दे दिया है किस बारे में है। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थोड़ा ध्यान रखिए। इसमें क्या है, ये ऐसे भाषण शब्दों से संबंधित है जो उपद्रव उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब इससे क्या हो सकता है कि हिंसा हो सकती है, उपद्रव हो सकता है, धार्मिक मान्यताओं को अपमानित कर सकते हैं, या राष्ट्रीय एकता के समक्ष संकट उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब ऐसी बात कही है जो किसी की धार्मिक मान्यताओं को अपमानित कर सकता है, या राष्ट्रीय एकता पर संकट उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इस अधिनियम की धारा 8 ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करती है जो वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के दुरुपयोग का दोषी पाया गया हो। तो जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951, इसकी धारा 8 है, वो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है वो चुनाव से अयोग्य घोषित हो जाएगा अगर उसने क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का वो के दुरुपयोग का दोषी पाया गया हो। धारा 123 का क्लॉज 3 है, और धारा 125 निर्वाचन के संबंध में धर्म, मूल, वंश, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाने वाली गतिविधियों को एक भ्रष्ट चुनावी आचरण मानती है, ठीक है। तो ये जो धारा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, वो मानती है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, समुदाय, इन सब के आधार पर शत्रुता फैलाना
एक भ्रष्ट चुनावी आचरण है, साथ ही इन गतिविधियों को प्रतिबंधित भी करती है। ठीक है, तो किस किस आधार पे हेट स्पीच में के बारे में मतलब जो कानूनों में दिया गया है वो देख रहे हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 धारा 7 के तहत कहे गए या लिखे गए शब्दों के माध्यम से या संकेतों या तस्वीरों द्वारा अन्यथा अस्पृश्यता को उकसाने और उसे बढ़ावा देने के विरुद्ध दंड का प्रावधान करती है। ठीक है, तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है। ये क्या है, अस्पृश्यता से रिलेटेड है। इसकी जो धारा 7 है वो कहती है अगर आप किसी के प्रति अस्पृश्यता करते हैं लिख के, बोल के, संकेत से, तस्वीर से, तो आपको उसके विरुद्ध दंड का प्रावधान है। तो यहाँ पर आपको इससे संबंधित कानून मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा टॉपिक होता है। तो हेट स्पीच में हम मतलब जो रिवाइज करेंगे उसमें देखेंगे कि इसमें वृद्धि हुई है हेट स्पीच में। ठीक है, किसी भी कानून में इसकी परिभाषा नहीं दी है। आईपीसी की धारा 153A 295A इसके तहत इसमें दंड दिया जा सकता है। हेट स्पीच का मतलब हो गया कि आप किसी भी समुदाय के खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है, क्या एक समूह के खिलाफ घृणा बढ़ाने वाली कोई बात कहते हैं तो वो इसमें आ जाता है। ठीक है, और कुछ इसमें प्रावधान है जैसे 19 हम जो फंडामेंटल राइट है 19 क्लॉज 2 उसमें वाक्य अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, लेकिन उस पर कुछ प्रतिबंध लग सकते हैं। ठीक है, आईपीसी की कुछ धारा है 153A 153B 298 लोक प्रतिनिधि अधिनियम में अगर कोई ऐसा चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति ऐसा कुछ काम करता है या फिर किसी के प्रति अस्पृश्यता होती है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत, तो ये इसमें आ जाता है। ठीक है, हेट स्पीच बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि मतलब अब लोग ना ये नहीं मानना चाहते हैं कि कोई हमसे अलग है, कोई देखना नहीं चाहता। भैया हर तरीके के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, अलग धर्म होते हैं, कोई दो लोग एक से हो ही नहीं सकते, उनकी थिंकिंग एक सी हो ही नहीं सकती। तो अपनाने की जगह हेट करने की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ज़्यादातर अपनाने की चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए जो जैसी हैं। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा हेट स्पीच ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है जी, एक्स्ट्रा में मैंने बता दिया। अपना 5th टॉपिक देखते हैं, राजद्रोह सेडिशन। देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A के तहत 152 वर्ष पुराने राजद्रोह कानून को प्रभावी रूप से तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती है। देखिए, राजद्रोह जो कानून है उसके तहत क्या है, बहुत सारे लोगों को उसकी कोई स्पष्ट चीज़ नहीं है, मतलब स्पष्ट इसकी भी परिभाषा नहीं है, तो किसी को भी आप उठा के अंदर डाल दें ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आईपीसी की धारा 124A है, याद रखिए 124A, उसके बाद जो ये मतलब 150 वर्ष पुराना जो राजद्रोह कानून है, एक तो ये बनाए कि कब गए, जब ब्रिटिश के टाइम पे बनाया गया। ठीक है, क्योंकि वो दमन करना चाहते थे। अब इन कानूनों को वैसे ही चेंज करना चाहिए। ठीक है, उसको इस कानून के इसको प्रभाव में लाने से तब तक स्थगित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने जब तक कि क्या है, केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती है। ठीक है, अब राजद्रोह के बारे में देखते हैं। भारतीय दंड संहिता धारा 124A में राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति शब्दों द्वारा, लिखित रूप से, मौखिक संकेतों और दृश्य रूप से घृणा, अवमानना या अप्रीति पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, मतलब ये एक ऐसी है, आईपीसी 124A में दिया गया है। राजद्रोह को ऐसा अपराध मानेंगे, उसे मतलब ऐसे डिफाइन किया है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार, मतलब जो सरकार है उसके प्रति लिख के, बोल के, संकेत से, ठीक है, दृश्य रूप से घृणा, अवमानना या ऐसा करता है। ठीक है, अब मतलब किस चीज़ को आप मानेंगे, ये तो डिफाइन नहीं है ना। ठीक है, मतलब क्या करा ये तो नहीं है ना, मतलब कि सरकार के खिलाफ मान लीजिए आप उसकी सकारात्मक आलोचना कर रहे हैं तो भी वो आपको इस कानून के अंतर्गत उठा के जेल में डलवा सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पे फंस जाती है। इस कानून के तहत राजद्रोह एक संज्ञेय, गैर जमानती और गैर प्रशम्य नॉन कंपाउंडेबल अपराध है। ये एक संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती जमानत नहीं मिलती, और गैर प्रशम्य मतलब नॉन कंपाउंडेबल अपराध है। तो देखिए, यहाँ पे संज्ञेय का मतलब गैर जमानती तो जमानत नहीं मिलती, संज्ञेय मतलब कि पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, वारंट की ज़रूरत नहीं है। नॉन कंपाउंडेबल मतलब आपस में जैसे दो पार्टीज हैं तो आप आपस में मतलब बातचीत करके सुलझा के इसको माफ़ कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। राजद्रोह के लिए अधिकतम सजा के तौर पर आजीवन कारावास, जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना का प्रावधान किया गया है।
अब देखिए इसके लिए आपको पूरे लाइफ की भी जेल हो सकती है, ठीक है, सरकार के खिलाफ कुछ बोलने से। इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी से वंचित किया जा सकता है। अगर सरकारी नौकरी है तो उससे वंचित किया जा सकता है। आरोपित व्यक्ति को पासपोर्ट के बिना रहना होता है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना पड़ता है। पासपोर्ट नहीं ले लेंगे आपका, और जब बोलेंगे तब कोर्ट में आना पड़ेगा। 2018 में भारतीय विधि आयोग ने एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया था। इस परामर्श पत्र में अनुशंसा की गई थी कि अब समय आ गया है कि देशद्रोह से संबंधित आईपीसी की धारा 124A पर पुनर्विचार किया जाए, उसे निरस्त किया जाए। तो भारतीय विधि आयोग था, उसने भी एक परामर्श पत्र में कहा था, अनुशंसा की थी कि मतलब इसको या तो इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए या फिर उसे निरस्त किया जाए। अब यहाँ देखते हैं राजद्रोह कानून की पृष्ठभूमि। 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार राजनीतिक थॉमस मेकाले ने राजद्रोह कानून को दंडनीय अपराध के रूप में तैयार किया था और इसके लिए आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया था। उनने तो इसलिए बनाया था भाई कोई भी उनके खिलाफ बोले तो अंदर कर दो सीधे, ठीक है। तो वो बना था 1837 में थॉमस मैकाले ने, ठीक है, इसका प्रावधान किया था। 1860 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तैयार होने पर राजद्रोह कानून को हटा दिया गया था, ठीक है, उनने भी हटा दिया था 1860 में। 1870 में सर जेम्स स्टीफन द्वारा प्रस्तुत किए गए एक संशोधन द्वारा आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह को तब जोड़ा गया जब अपराध से निपटने के लिए एक विशेष धारा की आवश्यकता महसूस की गई, तो फिर इसे जोड़ दिया गया। 1891 में जब बंगभाषी अखबार के संपादक जोगेंद्र चंद्र बोस ने एज ऑफ कंसेंट बिल की आलोचना करने वाला एक लेख प्रकाशित किया था, तब राजद्रोह का पहला मामला दर्ज किया गया था। 1921 में इसके लिए बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, अली बंधु, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, बहुत से अन्य नेताओं को कारावास का सामना करना पड़ा था। 1948 भारतीय नेता संविधान से राजद्रोह कानून को हटाने पर सहमत हुए थे कि मतलब इसको हटाया जाए। 1949 राजद्रोह अब भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, हालांकि आईपीसी की धारा 124A में बनी हुई है, ठीक है। तो अब ये मतलब संविधान का हिस्सा नहीं रहा उसके बाद 1949 से, लेकिन आईपीसी की धारा में ये था। 1951 में नेहरू सरकार ने आर्टिकल 19 का क्लॉज 1A के तहत पहला संशोधन पारित किया था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। तो जो नेहरू सरकार थी उसने क्या है, पहला संशोधन पारित किया था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया था। 1962 में केदारनाथ निर्णय में संवैधानिक पीठ ने राजद्रोह कानून की वैधता को बरकरार रखा था। 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने आईपीसी की धारा 124A को संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया था, जो पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार देता है, ठीक है। तो इसे और कठोर कर दिया। अब इसके संबंध में कुछ न्यायिक निर्णय, जो केदारनाथ बनाम बिहार राज्यवाद 1962, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक नागरिक आलोचना या टिप्पणी के जरिए सरकार उसके प्रशासन पर अपनी इच्छानुसार कहने या लिखने का अधिकार रखता है, बशर्ते उसकी वजह से हिंसक कृत्यों द्वारा लोक व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आप उनकी आलोचना तो कर सकते हैं सरकार की अगर वो सही काम नहीं कर रही, लेकिन मतलब ऐसी बात भी नहीं कहनी कि हिंसा वगैरह ना हो जाए। और जो पीएलवी बनाम केरल राज्यवाद था 1982 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नारेबाजी संसद या न्यायिक व्यवस्था की आलोचना को राजद्रोह नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो नारेबाजी या न्यायिक व्यवस्था की आलोचना को राजद्रोह नहीं माना जाएगा। तो बस यही है कि इसका दुरुपयोग होता है, इसीलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कौन सा आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको तब तक स्थगित कर दो जब तक सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं करती। कौन सा आर्टिकल है, 124A आर्टिकल, ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी के टॉपिक्स हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ऑल्सो और शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।